अंजलि ने सबको वहां से चलने के लिए कहा। आदित्य कनक के मासूम से चेहरे में खोया हुआ था। कनक को अब उसकी गहरी नजरों से शर्म आने लगी थी। उसने उसकी नजरों से परेशान होकर वहां से हटना चाहा तो अचानक से उसकी चीख निकल गई। उसके दिमाग से ये बात ही निकल गई थी कि उसके पैरों में जख्म है। जल्दबाजी में वो दुख गया। उसके चीखने पर आदित्य की भी तंद्रा टूट गई। उसने कनक को सहारा देकर बैठाते हुए गुस्से में कहा, अब क्यों चीख रही हो? और भी कोई मन्नत मांगी हो तो उसे भी पूरा कर लो। पता नहीं ये कौन सा पागलपन सवार रहता है तुम्हारे दिमाग पर। बात जब भी हमारे परिवार और पति की होगी हम हर बार ये करेंगे, और ये पागलपन नहीं प्यार है। कनक ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। तुम्हें इस बात की ज़रा भी परवाह है कि तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे कैसा फील होता है? इस बार उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसे कनक के जवाब पर गुस्सा आ गया था। वो एक बार भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था और वो बार बार ये करने की बात कर रही थी। लो संभाल लिया कनक ने सब कुछ। तुम क्या अपने भाई को जानती नहीं हो? जब उसके सिर पर महादेव सवार होते हैं तो बिना तांडव के वो शांत नहीं होता। नील ने अंजलि से कहा। वो लोग अब भी वहां दरवाजे पर ही थे। तुम सब लोग एक जैसे होते हो, कम से कम सामने वाले को कुछ कहने का मौका तो दो। लेकिन नहीं, हर बात में अपनी ही चलानी होती है। अंजलि ने भी गुस्से में कहा। उसे आदित्य का कनक पर चिल्लाना पसंद नहीं आया था। जस्ट शट अप यार, कम से कम आप दोनों तो मत शुरू हो जाओ। हम यहाँ उनके झगड़े को रोकने खड़े हैं, खुद झगड़ा करने के लिए नहीं। विक्रम ने उन दोनों के झगड़े से इरिटेट होकर कहा तो दोनों चुप हो गए, लेकिन एक दूसरे को घूरना बंद नहीं किया। आपने भी तो हमारे बारे में नहीं सोचा था कि क्या होगा हमारा आपके बिना। आपने एक पल को हमारी जान बचाई और दूसरे पल ही निकाल भी ली। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको उस हालत में देखकर हम पर क्या बीती थी। लेकिन आपको क्या, खाली गोली खुद के ऊपर। आप तो होश में नहीं थे, लेकिन हम रोज़ एक मौत से मरे हैं। आपको हॉस्पिटल के बेड पर देखकर बहुत कुछ खोया है हमने ज़िंदगी में मिस्टर मलिक। आपको खोने की हिम्मत नहीं है हम में। आप हमारी छोटी सी मन्नत पर नाराज़ हो रहे हैं। हम आपको सही सलामत देखने के लिए जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। कनक की आवाज़ भारी हो गई। आदित्य के उस पर चिल्लाने की वजह से उसे रोना आ गया था। कई दिनों से उसके दिल में दबी बात आखिर बाहर आ गई। आदित्य ने उसे रोते देखा तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसने आगे बढ़कर कनक को गले लगा लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो, आदित्य ने कहा। उसे इन दिनों कनक की चुप्पी की वजह समझ आ गई थी। ये सही है, पहले खुद ही रुलाओ फिर खुद ही चुप करवाओ। इन पतियों को ना भगवान भी नहीं समझ सकते, हर बात में गुस्सा आता है इन्हें। बीवी का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना ही नहीं है। वंदना ने मुंह बनाकर कहा। माना कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन तुम बीवियों के ब्रह्मास्त्र के सामने बेचारे किसी पिता की क्या मजाल जो टिक पाए। ब्रह्मास्त्र? वंदना के साथ साथ अंजलि और नील ने भी सवाल किया तो विक्रम ने सामने देखने का इशारा किया। कनक रो रही थी और आदित्य सारा गुस्सा भूलकर उसे चुप करवाने में लगा हुआ था। हम बेवजह ही डर रहे थे। इन महाशय ने तो बीवी के ब्रह्मास्त्र, मेरा मतलब है आंसुओं के सामने घुटने टेक दिए। नील ने मुस्कुराकर कहा, कोई कितना भी बड़ा 30 मार खा बन जाए जीजू, इस जंगे तो उसे हार नहीं पड़ता है। विक्रम ने कहा तो वंदना और अंजलि दोनों ही उसे घूरते हुए चली गई। ये तो अपनी बीवी को मना ही लेगा, हम अपनी वाली के पास चलते हैं, नील ने कहा। तो वो और विक्रम भी उस तरफ चले गए जिधर वंदना और अंजलि गई थी। आदित्य कनक के बालों को सहला रहा था और उसके आंसू पोंछ रहा था, लेकिन वो रोई जा रही थी। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं चिल्लाऊंगा आज के बाद तुम पर कभी। चुप हो जाओ ना प्लीज़। हम जो भी करते हैं उसमें आपको सिर्फ हमारी गलती ही क्यों नज़र आती है? कभी उसके पीछे छिपी हमारी मोहब्बत क्यों नहीं दिखती? आज भी हम पर बेवजह गुस्सा किया, और तीज वाले दिन भी। कनक ने कहा तो आदित्य को तीज वाला दिन याद आया जब कनक बेहोश हो गई थी। व्रत की वजह से वो कितना घबरा गया था उसकी हालत देखकर। उस टाइम उसे ये भी नहीं दिखाई दिया था कि सबकी नज़रें उस पर ही हैं। ये याद आते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उस दिन तुमने वो व्रत किसके लिए रखा था? आदित्य ने कनक से पूछा, जबकि उसे इस सवाल का जवाब शायद बहुत पहले ही मिल गया था। फिर भी वो कनक के मुंह से आज सुनना चाहता था। आपके लिए? और किसके लिए? कनक ने उसके सीने से लगे हुए ही जवाब दिया। क्यों? आदित्य ने फिर से सवाल किया। क्योंकि चाची ने कहा था कि व्रत रखने से अपना मनपसंद पति मिलता है, और हम आपको अपने पति के। कनक ने उससे अलग होकर कहना चाहा, लेकिन जब उसकी नजरें आदित्य से मिली जो पहले ही उसको देख रहा था, तो बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन तुम्हें तो मैं रूड, अकड़ू, घमंडी, सड़ू लगता था ना, जिसके सीने में दिल ही नहीं है। फिर आदित्य ने कनक के ही कहे लफ्ज़ दोहराए। वो तो ऐसे ही कह दिया था आपसे, गुस्सा जो थे हम। और आपने भी तो हमें लालची कहा था, वो भूल गए आप? आपके हिसाब से तो हमने आपके नाम, पैसों और स्टेटस को पाने के लिए आपसे शादी की थी, है ना? कनक ने भी शिकवा किया।
सॉरी, उस समय मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुमने शादी के लिए हाँ करके मेरी वो सारी कोशिशें बेकार कर दी थी जो मैंने 2 सालों में की थी तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए। आदित्य ने कहा कि क्यों दूर रखना चाहते थे आप हमें खुद से? कनक ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे डर था कि अगर तुम मेरे सामने रही तो मैं खुद के जज्बातों को ज़्यादा देर तक तुमसे छुपा नहीं पाऊंगा, और अगर बाद में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आदित्य ने भी उसकी आंखों में देखते हुए ईमानदारी से सच्चाई बयान की। आप भले ही खुद को बहुत समझदार समझते हो, लेकिन आप नेक नंबर के बेवकूफ़ हैं। एक बेकार के डर की वजह से आपने हमें कितना रुलाया है, इसका अंदाज़ा भी है आपको? कनक ने गुस्से से कहा तो आदित्य ने उसे समझाना चाहा, लेकिन कनक ने उसे बोलने का मौका दिया भी नहीं। कहा, सिर्फ 2 साल ही क्यों, आपने पहली मुलाकात से लेकर अब तक हमें रुलाया है। एक पल को इतने केयरिंग बन जाते हैं कि हमारा दिल खुशी से झूम उठता है, और दूसरे ही पल अपनी बातों से हमारा दिल भी तोड़ देते हैं। कनक ने कहते हुए उसके सीने पर हाथ मारा तो आदित्य की हल्की सी चीख निकल गई। कनक घबरा उठी। आई एम सॉरी, हम बातों में भूल ही गए थे कि अभी आपकी सर्जरी हुई है। ज़्यादा तो नहीं लगी ना आपको? प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। कनक ने लगातार बोलना शुरू कर दिया तो आदित्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी सर्द और अट्रैक्टिव आवाज़ में कहा, बस करो, इतना भी नहीं लगाए जितना तुम हाइपर हो रही हो। उसकी ये आवाज़ कनक की धड़कनें बढ़ा देती थी, वो सब कुछ भूल जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वो शांत हो गई और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाकर उसे देखने लगी। आदित्य ने उससे पूछा, कुछ कहना चाहती हो? जवाब में कनक ने फिर से पलकें झपका दी। आदित्य ने कहा, मुंह से बोलो। कनक ने मुंह की तरफ इशारा किया तो आदित्य को याद आया कि उसने अब भी उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ है। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया तो कनक ने एक लंबी सांस ली और अपनी बड़ी धड़कनों को संभालने लगी। बाप रे, कितना बोलती हो तुम, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला इस बात का? आदित्य ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो कनक का मुंह बन गया। उसके साथ ही आदित्य की मुस्कान बढ़ गई। उसने कनक के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, पता है तुम बहुत प्यारी लगती हो जब भी ऐसे मुंह बनाती हो। कनक भी उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा उठी और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। आदित्य ने भी बेड के हेड से सिर टिका लिया और उसने भी आंखें मूंद ली। कितना सुकून था आज इस करीबी में। दोनों के दिलों का हर बोझ उतर गया था। एक दूसरे की मोहब्बत को पाकर आदित्य को पूरी तरह से ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया। इस बीच कनक ने उसका पूरा ख्याल रखा। दोनों के बीच की गलतफहमियां तो पहले ही दूर हो चुकी थी, और ये जो समय मिला उन्हें एक दूसरे के साथ, उसने उनके बीच जो थोड़े बहुत गिले शिकवे थे उन्हें भी दूर कर दिया। अब सिर्फ बेपनाह और बेहिसाब मोहब्बत थी उनके बीच। मलिक मैंशन में फिर से खुशियों ने अपना बसेरा बना लिया था, और यह खुशियाँ तब और भी बढ़ गई जब वंदना ने खुशखबरी सुनाई एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी में। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक दिन जब सभी घरवाले एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो नील ने कहा, अब विक्रम ने तो 2 से 3 होने की प्लानिंग पूरी कर ली, आप लोगों का क्या ख्याल है? उसका ये सवाल कनक और आदित्य से था। इस सवाल पर दोनों ही चौंक उठे। कनक की नज़रें आदित्य से मिली तो उसने घबराकर अपनी पलकें झुका ली। आदित्य ने टालने वाले अंदाज में कहा, जब जो होना होगा हो जाएगा, अभी जो खुशखबरी पहले मिली है उसे एंजॉय करने दें। नील सही कह रहे हैं आदि, अब आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी शादी को 1 साल पूरा होने को है। अगले महीने आप दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी है। दीपिका जी ने कहा, हाँ अब ये लवर्स वाली लाइफ छोड़ो और मैरिड कपल वाली लाइफ की शुरुआत करो। नील ने फिर मुंह खोला तो आदित्य उसे घूरने लगा। हाँ भाई, हम दोनों भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले बेबी को कंपनी देने के लिए एक और भाई या बहन आ जाए, विक्रम ने कहा तो वंदना ने भी मुस्कुराकर उसकी बात का समर्थन किया। कनक को इन बातों से शर्म आ रही थी। उन दोनों के बीच भले ही सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं था, इसलिए उसका शर्माना लाजमी था। सबकी बातों के बीच आदित्य की नज़रें कनक पर ही थी। कनक जब उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाई तो वहाँ से बहाना बनाकर चली गई। उसकी इस हरकत पर सबको हंसी आ गई। आदित्य ने उसे एक नज़र जाते हुए देखा, फिर कहा, वो दिन भी आएगा, उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। वैसे ये बात तो आपके लिए भी है, आप कब हमें नानी बना रहे हैं? शीतल जी ने नील से पूछा तो वो उसके मज़े लेने के फिराक में थी। नील भी कहाँ कम था, उसने बड़े आराम से कहा, हमने मेहनत करनी शुरू कर दी है, भगवान की कृपा से रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। उसकी बेबाकी पर सब पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। अंजलि ने शर्माकर दीपिका जी के आंचल में अपना चेहरा छुपा लिया। वहीं आदित्य ने नील को एक मुक्का जमा दिया। क्या कर रहा है यार, तू बार बार भूल क्यों जाता है कि तेरी बहन का सुहाग हूं मैं? नील ने अपनी पीठ सहलाते हुए कहा, आपके साथ ना यही होना चाहिए।
अंजलि ने नील को घूरते हुए कहा। फिर आदित्य से बोली, भाई एक घूंसा मेरी तरफ से भी रख दो, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, निर्दयी। नील ने मुंह बनाकर अंजलि की तरफ देखा तो उसे उसके चेहरे को देखकर हंसी आ गई, जिससे नील का मुंह और बन गया। एक बात बता, तू खाता क्या है, हाथ है या लोहा? पूरी पीठ ही तोड़ दी बेचारे मासूम बच्चे की। नील ने उसे घूरते हुए कहा तो आदित्य ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। नील ने भी एक गुस्सा भूलकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रख लिया। कितना तड़पा था वो आदित्य के साथ, बाबेद बात लड़ने झगड़ने को और उसके गले लगने को। इस एक महीने में सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास होने की खुशी एक तरफ होती है। अंजलि के साथ बाकी घरवाले भी उनके बीच के इस प्यारे से बंधन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप बता क्यों नहीं रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? कनक ने आदित्य से पूछा। वो आज उसे बाहर ले आया था, लेकिन बिना कुछ बताए, और अब कनक के पूछने पर भी उसने सस्पेंस बरकरार रखा था। थोड़ी देर चुप रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आदित्य ने सामने देखते हुए जवाब दिया। तो कनक चिढ़कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों एक खूबसूरत से घर के सामने थे। कनक ने देखा तो उसकी नजरें अटक सी गई। चारों तरफ ढेर सारे पेड़ और फूलों के पौधों से घिरा ये सफ़ेद कलर का छोटा सा बेहद खूबसूरत घर था। घर के सामने गुलमोहर का पेड़ और उसके नीचे बेलों और फूलों से सजाया गया एक झूला। ये घर हूबहू वैसा ही था जैसा वो अक्सर अपने लिए इमेजिन करती थी। किसका घर है ये मिस्टर मलिक? कनक ने सामने देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। अंदर चलो, खुद ही पता चल जाएगा, आदित्य ने कहा और उसका हाथ थामकर अंदर बढ़ गया। कनक चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। उसे उस इंसान से थोड़ी सी जलन सी हो रही थी जिसके नसीब में ये घर था। ये उसके सपनों का आशियाना था। आदित्य और वो दरवाजे तक आ चुके थे। आदित्य ने उसे डोरबेल बजाने का इशारा किया तो कनक ने डोरबेल बजाई। इसी के साथ अचानक ही बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। कनक अचानक हुई इस घटना से डर गई और आदित्य के सीने से लग गई। बाहों के दरमियान दो दिल मिल रहे हैं। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर कनक ने अंदर देखा। सामने नील गुनगुना रहा था। उसने हैरानी से कहा, जीजू आप, ये आपका घर है? बताते हैं, पहले आप अंदर तो आइए भाभी जी, नील ने अपने चिड़पड़ीची टोन में कहा। कनक और आदित्य अंदर आ गए। पूरा हॉल खूबसूरती से डेकोरेट था। कनक अब भी हैरान थी। उसने आदित्य से पूछा, मिस्टर मलिक हम किसी पार्टी में आए हैं क्या? शायद, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। तभी पीछे से किसी ने कनक को गले लगा लिया तो कनक मुस्कुरा उठी। वो इस स्पर्श को पहचानती थी। अंजलि ने प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। कनक चौंक गई। ऐसा नहीं था कि उसको अपना जन्मदिन याद नहीं था, लेकिन अपने पापा के जाने के बाद उसने कभी इस दिन को सेलिब्रेट ही नहीं किया था और ना ही कभी किसी को इस बारे में बताया। इसलिए ये दिन भी उसके नॉर्मल दिनों जैसा ही था। आज अचानक अंजलि के विश करने पर वो हैरान हुई थी। अंजलि के बाद सभी घरवालों के साथ ही ललित और आरोही ने भी उसे बधाई दी। कनक आज बहुत खुश थी। आदित्य दूर से ही उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। केक कटिंग के बाद सबने उसे गिफ्ट दिए। आदित्य ने अपनी बारी आने पर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथों में कुछ थमा दिया। कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसके हाथ उसके पति के हाथों में था जिस पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। आदित्य ने उसे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। वो लोग घर के एंट्रेंस पर खड़े थे। कनक ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। कनक ने जब उस पर ध्यान दिया तो हैरान रह गई। उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यार तुम बात बात पर रोना क्यों शुरू कर देती हो? आज तुम्हारे बचपन का सपना भाई ने पूरा किया है और तुम खुश होने की बजाय आंसू बहाने में लगी हो। अंजलि ने कहा, जब कोई बड़ी खुशी मिलती है तो इंसान इमोशनल हो ही जाता है। लेकिन कनक बेटा, आज बहुत बड़ा दिन है, इस खुशी को मुस्कुराते हुए इंजॉय कीजिए, राजेंद्र जी ने समझाया। शीतल जी ने आदित्य को कनक के बगल में खड़ा किया और दोनों को एक साथ ही वो बोर्ड लगाने को कहा जिस पर लिखा था ड्रीम हाउस कनक आदित्य सिंह मलिक। विक्रम ने इस पल को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। सब लोगों ने पार्टी में खूब धूम मचाई। आज बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए थे। सबने कनक के इस जन्मदिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। कनक, अंजलि, वंदना और आरोही एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। सब बड़े वापस मलिक मैंशन लौट गए थे। आरोही को सबने दिल से माफ़ कर दिया था। कनक के साथ साथ अंजलि और वंदना भी उसके साथ अब सहज थी। कनक ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे आदित्य और बाकी लड़के कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो लोग टेरेस पर हैं। वंदना ने उसकी बेचैन नज़रों को देखकर कहा तो कनक झेप गई और बाकी तीनों मुस्कुराने लगी। पता है कॉलेज में आदि के पीछे कितनी लड़कियां पागल थी, मैं भी उनमें से एक थी।
लेकिन उसने कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब यही सोचते थे कि पता नहीं कौन सी परी उतरेगी जिसे वो पसंद करेगा। काश कि मैं उन सबको दिखा पाती कि सच में एक परी ने ही उसके दिल में अपनी जगह बनाई है, जो ना सिर्फ शक्ल से खूबसूरत है बल्कि उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। आरोही ने कहा तो वंदना और अंजलि भी कनक को प्यार से देखने लगी। हम कोई परिवरी नहीं है, तुम बेवजह हमें आसमान पर चढ़ा रही हो। कनक ने झेंपते हुए कहा, नहीं सच में, वरना जिस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया उसे तुम इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। आरोही शर्मिंदा थी अपनी पिछली गलतियों को लेकर। हमने पहले ही कहा है कि तुमने जो भी किया अपने प्यार में, तुम दिल की बुरी नहीं हो, इसलिए आज के बाद उन बातों का जिक्र भी नहीं होगा हमारे बीच। कनक ने बेहद प्यार से कहा तो आरोही के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। और हमें तुमसे सिर्फ एक ही बात की बहुत नाराज़गी है, कनक ने फिर कहा तो आरोही ने टेंशन में पूछा, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से कुछ गलत किया हो तो। गलत तो किया है तुमने, लेकिन हमारे साथ नहीं, हमारे प्यारे से दोस्त के साथ। तुम उसके प्यार को इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? कनक ने पूछा तो आरोही ने अपनी पलकें शर्माकर झुका ली। अंजलि ने हैरानी से पूछा, ये कब हुआ? हाँ, और मुझे क्यों पता नहीं है? क्योंकि अभी आरोही ने ललित के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है। कनक ने उसकी बात का जवाब दिया और फिर आरोही से पूछा, क्या तुम्हें ललित को लेकर कोई डाउट है? मैं बता दूं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने दोस्ती में हमारे लिए इतना कुछ किया तो वो अपने प्यार के लिए क्या नहीं करेगा। जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है। आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो वंदना ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर तुमने उसका प्रपोजल? क्योंकि मैं अभी ये सब इंजॉय करना चाहती हूँ, पूरी लाइफ में ही भागी हूँ अपने प्यार के पीछे। अब पहली बार कोई मेरे पीछे भाग रहा है। आरोही ने आई विंक करते हुए कहा तो सब हंस पड़ी। तुम ना पागल हो एकदम, अंजलि ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। ठीक है तुम इंजॉय कर लो, लेकिन हमारे दोस्त को ज़्यादा मत परेशान करना, कनक ने कहा तो आरोही ने उसकी तरफ देखा। मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन तुम जो मेरे दोस्त को परेशान कर रही हो उसका क्या? हमने क्या किया? कनक ने हैरानी से कहा। तुमने भी तो उसे अटका कर रखा है। अब जब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं तो तुम्हें भी आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जितना मैं आदि को जानती हूँ वो चाहते हुए भी कभी तुमसे इस बारे में नहीं कहेगा अगर उसे तुम अनकम्फर्ट लगी तो। इसलिए ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे एहसास कराओ कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आरोही ने कनक को समझाया। उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उन दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी। लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर मलिक के सामने जाते ही हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जब से नील जीजू और बाकी सब ने बच्चे के लिए कहा है तो कनक ने परेशानी भरे लहजे में कहा, क्या अब भी कोई बात है जो तुम्हें रोक रही है? आरोही ने पूछा तो कनक ने इनकार में सर हिला दिया। हमें उनकी नज़रों से भी घबराहट होती है। रोमांस के लिए क्या खाक कहेंगे हम उनसे? उसकी बात पर उसकी तीनों दोस्त मुस्कुरा उठी। आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा, आई हैव एन आइडिया। सब ने उसकी तरफ देखा तो वो उन्हें कुछ समझाने लगी, जिसे सुनकर वंदना और अंजलि के चेहरे खिल उठे और कनक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आरोही ने कनक को कुछ समझाया। इसके सपोर्ट में वंदना और अंजलि भी थी, लेकिन कनक के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे ये। तुम्हें करना ही होगा, अंजलि ने जैसे ऑर्डर दिया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? उन्हें लगेगा कि हम इसके लिए कितने डेस्परेट हैं। कनक ने कहा। सच में वो बहुत घबरा रही थी। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचेंगे, इनफैक्ट उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बार वंदना ने कहा, लेकिन कनक अब भी तैयार नहीं थी। तो आरवी ने उसे अपनी तरफ घुमाया। एक बात बताओ, तुम आदि से कितना प्यार करती हो? खुद से भी ज़्यादा, कनक ने कहा तो आरोही मुस्कुराई। फिर अपने प्यार के लिए कुछ भी करने में किस बात की झिझक? ये मत भूलो ये आदि का हक है। उसकी बात पर कनक खामोश हो गई, क्योंकि सच ही तो कह रही थी वो। अब तक आदित्य ने ही सारे इम्तिहान दिए हैं, उसके लिए जान भी देने से पीछे नहीं हटा। उसे भी तो खुशी पाने का हक है। कनक ने खुद को आईने में देखा। रेड कलर की प्लेन शिफॉन साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर वंदना ने उसका बहुत बोल्ड मेकअप किया था और बालों को खुला छोड़ दिया था। उसने उन तीनों की बात मान ली थी और आदित्य से आज अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो आदि के होश उड़ने वाले हैं। आरोही ने कनक को चारों तरफ से अच्छे से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो, आज ना भाई फर्स्ट बॉल पर ही क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वंदना ने कनक को छेड़ा तो वो शर्मा गई। देखो ज़रा, भाई के नाम से ही इसके चेहरे की चमक और गालों की लाड़ी बढ़ गई है। इसे तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं थी। अंजलि भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। तुम सब अगर ऐसे ही हमें परेशान करोगी तो हम कहीं नहीं जाने वाले, कनक ने झूठ मूठ का नाराज़ होते हुए कहा। जबकि सच तो ये था कि उसे उनकी बातों से बहुत शर्म आ रही थी।
वो सब बातों में लगी थी, तभी कनक का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर आदि का नाम शो हो रहा था। कनक ने झिझकते हुए फ़ोन पिक किया। हेलो जी। ओके। कनक ने कुछ देर बात की और फ़ोन कट कर दिया। बाकी तीनों उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अंजलि ने पूछा। मिस्टर मलिक हमें टेरेस पर बुला रहे हैं, अकेले, कनक ने धीरे से कहा। उसकी सारी हिम्मत गायब हो गई थी। आदित्य के पास अकेले जाने के नाम पर अंजलि ने जब ये सुना तो खुशी से उछल पड़ी। वाओ दैट्स ग्रेट, तू उनके पास जाने का सोच रही थी और उन्होंने तुझे खुद ही बुला लिया। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? जाओ, आरोही ने कनक के घबराए चेहरे को देखकर समझाते हुए कहा। तो कनक ने खुद के हुलिये को देखा। उन तीनों ने अपना सर पीट लिया। वंदना ने कहा, आप शायद भूल रही हैं भाभी, वो आपकी ही के पति हैं। उनके सामने जाने में भला कैसी शर्म। और ये सब तुमने उसके पास ही जाने के लिए किया है ना, ये हमें दिखाने के लिए, आरोही ने चिढ़कर कहा। तो कनक ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अंजलि ने कहा, देख आगे कुछ मत बोलना और चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह ऊपर जा। तुझे मेरी कसम। कनक और बाकी तीनों रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ आए तो देखा कि आदि को छोड़कर बाकी सब लड़के नीचे हॉल में आ चुके थे। कनक धीरे से सबकी नज़रें बचाते हुए ऊपर जाने लगी और बाकी तीनों हॉल में लड़कों के पास चली गई। ललित की नज़रें सामने से आती आरोही पर पड़ी तो उसका चेहरा खिल उठा। वहीं आरोही की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। आरोही वंदना की बगल में बैठने लगी तो वंदना ने विक्रम को इशारा किया। एक्सक्यूज़ मी आरोही, क्या तुम कहीं और बैठ जाओगी? मुझे अपनी वाइफ के पास बैठना है। विक्रम ने कहा तो आरोही मुस्कुराकर अंजलि के पास बैठने लगी। क्यों भाई, हमसे क्या दुश्मनी है? हमें भी तो आप हमारी धर्मपत्नी के पास बैठने दें। नील ने अंजलि को अपनी तरफ खींचते हुए कहा तो ललित उठकर आरोही के पास आ गया। आप लोग टेरेस पर क्या कर रहे थे और भाई ने भाभी को क्यों बुलाया है? वंदना ने पूछा तो विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आज भाई कनक को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ओह व्हाट ए कोइंसिडेंस, कनक ने भी आज यही फैसला किया है। अंजलि ने कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो अच्छा है, काश कि आज उनके बीच की सारी दूरियां मिट जाएं। बहुत सफ़र किया है दोनों ने, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आरोही ने कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। कितना बदल गई थी वो लड़की जो हर हाल में उन दोनों को अलग करना चाहती थी, वहीं आज उनके मिलने की दुआएं मांग रही थी। सच ही कहते हैं लोग, वक्त कब किसको क्या सबक सिखा दे कहा नहीं जा सकता। आरोही ने भी अपना सबक सीख लिया था। कुछ देर की बातों के बाद नील और विक्रम अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपने रूम में सोने चले गए। सबको जाते देख आरोही ने भी वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन ललित ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कुछ देर रुको ना प्लीज़, पहली बार हमें ऐसे साथ बैठने का मौका मिल रहा है, ललित ने कहा। आरोही का भी वहां से जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। आखिर तुमने उन दोनों के प्यार को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, जानकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या तुमने आदित्य को भुला दिया? ललित ने कहा तो आरोही मुस्कुरा उठी। नहीं, पहला प्यार इतनी आसानी से नहीं भूलता। मैंने आदि को बचपन से प्यार किया है, लेकिन यह भी सच है कि अब मुझे उन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं भी चाहती हूँ कि दोनों जल्द से जल्द आगे बढ़ें। और आरोही ने बात अधूरी छोड़ दी तो ललित ने पूछा, और अब मुझे ये समझ आ चुका है कि प्यार वही सही है जो दोनों तरफ से किया गया हो। किसी से प्यार की भीख मांगने से कहीं अच्छा है उसके पास चले जाओ जो तुमसे प्यार करता हो। आरोही ने ना कहकर भी ललित को अपने दिल की बात बता दी थी। ललित ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था, ना ही आरोही ने उसे छुड़ाने की कोई कोशिश की। यह इशारा काफ़ी था ललित को ये बताने के लिए कि आरोही ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। कनक जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट उस पर हावी हो रही थी। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अंजलि की कसम और आदित्य के बुलावे को टाल नहीं सकती थी। अपने ख्यालों में डूबी वो छत पर आ गई। उसने सामने देखा तो हैरान रह गई। पूरा टेरेस पर कैंडल्स और झालरों की लड़ियों की मदद से डेकोरेटेड था। हार्ट शेप वाले रेड बलून्स और रेड रोज चारों तरफ बिखरे थे। एक तरफ खूबसूरत अंदाज में दो टेबल और दो चेयर लगी हुई थी और दूसरी साइड में एक खूबसूरत सा टेंट बनाया गया था जिसमें बिस्तर लगा था। धीमी आवाज़ में बज रहा म्यूजिक माहौल को रोमांटिक बना रहा था। कनक चारों तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। उसने हर तरफ नज़र दौड़ा दी थी, लेकिन उसे आदित्य नहीं दिखाई दिया तो उसने धीरे से पुकारा, मिस्टर मलिक कहाँ हैं आप? मिस्टर मलिक। उसके बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो उसने वहाँ से जाने की सोची। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। कनक जम सी गई। बस एक धड़कन ही थी जो तेजी से धड़क रही थी और उस माहौल की शांति को भंग कर रही थी। उसने अपने कांपते होंठों से धीरे से कहा, कहाँ थे आप? हम कितना डर गए थे, तुम्हारे पास ही तो था।
तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ मैं, आदित्य ने धीरे से कहा। बोलते हुए उसके होंठ कनक के कानों को टच कर रहे थे, जिससे कनक के पूरे शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो चली थी। उसने धीरे से आदित्य से दूर जाना चाहा, लेकिन उसने उसे अपनी तरफ घुमा दिया। उसने जब कनक को देखा तो देखता ही रह गया। हमेशा सिंपल रहने वाली कनक आज कुछ अलग ही लग रही थी। वो एकटक उसकी खूबसूरती निहार रहा था। कनक ने जब उसे खुद को ऐसे देखते पाया तो शर्माकर उसके सीने से जा लगी। उसे खुद को छुपाने के लिए सबसे महफूज जगह यही लगती थी। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम एक बार बुलाने पर बिना किसी नखरे के चली आई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, आदित्य ने कहा तो कनक ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि हम खुद आना चाहते थे आपके पास, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। लेकिन जब आपने फ़ोन किया तो हम खुद को रोक ही नहीं पाए। आदित्य के होंठों पर बड़ी सी इस्माइल आ गई। उसने अपने सीने से लगी कनक को खुद से हल्का सा दूर किया और उसके नीचे झुके चेहरे को ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा,